नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम राजस्थान की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक सभ्यता गणेश्वर सभ्यता का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता कहां प्राप्त हुई थी, किस नदी के किनारे प्राप्त हुई थी, इसका कालक्रम क्या है, इसकी खोज किसने की थी और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं, इन आयामों को ध्यान में रखते हुए हम गणेश्वर सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता की सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभ्यता कहां प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले की नीम का थाना तहसील। कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? सीकर जिले की नीम का थाना। सीकर जिले की नीम का थाना, सीकर जिले की नीम का थाना तहसील से मिली है यह सभ्यता। पहली इंपॉर्टेंट चीज कहां प्राप्त हुई है? सीकर जिले की। और सीकर जिले की कौन सी तहसील है? नीम का थाना तहसील। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यह सभ्यता कहां विकसित हुई थी? दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता कहां विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे। यह सभ्यता कांतली नदी, यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इस सभ्यता के कालक्रम की, कि इस सभ्यता का कालक्रम कब से कब निर्धारित किया गया है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी अवशेष की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन पत्ती या कार्बन डेटिंग पत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन पत्ती या कार्बन डेटिंग पत्ती के आधार पर दोस्तों डीपी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का जो काल है वो 2800 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया है। तो इसका कालक्रम क्या है? रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा, रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा किसने निर्धारित किया है? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा डीपी अग्रवाल ने इसका कालक्रम 2800 वर्ष, इसका कालक्रम 2800 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया है। इसका मतलब है ये कब की है सभ्यता? 2800 वर्ष ईसा पूर्व की है। तो इसका कालक्रम निर्धारित किया गया। दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है कि इसका कालक्रम निर्धारित किया गया, इसका कालक्रम कब का है? तो गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम है 2800 वर्ष ईसा पूर्व, जो रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा डीपी अग्रवाल साहब ने निर्धारित किया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके उत्खनन की, कि यहां जो उत्खनन का कार्य किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977-78 ईस्वी में, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977-78 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल, इनको आरसी अग्रवाल भी कहा जाता है, रतन चंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार, रतन चंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार द्वारा किया गया। तो जो इसका जो उत्खनन किया गया है दोस्तों, वो कब किया गया है? 1977-78 ईस्वी में किया गया है। किनके द्वारा? श्री रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल एवं विजय कुमार द्वारा इसका क्या किया गया है? उत्खनन किया गया है। तो दोस्तों, चार महत्वपूर्ण चीज है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। पहली, कहां प्राप्त हुई है? सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में। दूसरी, यह सभ्यता कहां विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो महत्वपूर्ण चीज है। कहां विकसित हुई दोस्तों? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। उसके बाद हमने बात किसके कालक्रम की, तो डीपी अग्रवाल साहब ने इसका जो कालक्रम है
ये रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा 2800 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया है। कितना निर्धारित किया है? 2800 वर्ष ईसा पूर्व। उसके बाद है दोस्तों उत्खनन। तो इसका उत्खनन 1977-78 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा किया गया। यह सामान्य जानकारी है दोस्तों। अब हम गणेश्वर सप्ताह की विशेषताओं की बात करते हैं कि गणेश्वर सप्ताह से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। दोस्तों हम अब बात करते हैं गणेश्वर सप्ताह की विशेषताओं की। दोस्तों यदि हम गणेश्वर सप्ताह की विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं तो यहां से एक महत्वपूर्ण चीज ये निकल कर आती है दोस्तों कि जो गणेश्वर सप्ताह थी यह एक ऐसी सप्ताह थी, ताम्रयुगीन सप्ताह थी। यहां से हमें सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं और यह सप्ताह ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इसी कारण गणेश्वर सप्ताह को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की मां कहा जाता है। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है? तो गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। उसके बाद यहां सर्वाधिक मात्रा में क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं। तो अब हम इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों कि गणेश्वर सप्ताह की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हम महत्वपूर्ण विशेषताओं की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहां से सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण, यहां से सर्वाधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुए हैं? ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। अब देखो ताम्र उपकरणों में प्राप्त हुआ क्या क्या है दोस्तों। यहां से हमें मिला है बाणाग्र, यहां से हमें मिली है चूड़ियां, ठीक है दोस्तों। यहां से हमें मिले हैं फरसे, यहां से हमें मिले दोस्तों भाले, यहां से हमें मिला है दोस्तों तीर, यहां से मिला है दोस्तों मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा। तो यहां से क्या क्या मिले हैं ताम्र उपकरण में? बाणाग्र, चूड़ियां, फरसे, भाले, तीर, मछली पकड़ने का कांटा। और ऐसे ही सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए कहां से? गणेश्वर सप्ताह से। अब देखो यहां मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। इससे एक चीज पता चलती है कि जब गणेश्वर सप्ताह फल फूल रही थी, जब गणेश्वर सप्ताह विकसित हो रही थी तो कांत नदी में क्या था? पानी था। मछली पकड़ने का कांटा हमें यह बताता है कि उस समय कांत नदी में पानी था। क्यों था? क्योंकि मछली पकड़ने का कांटा मिला है तो पानी होगा, पानी में ही मछलियां पनपेंगी और मछलियां जब पनपेंगी, जब मछलियों का विकास होगा तो उनको निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कांटे का प्रयोग किया जाएगा। तो मछली पकड़ने के कांटे से हमें पता चलता है कि उस समय कांत नदी में क्या था? पानी था। तो ये उपकरण है दोस्तों, ये सर्वाधिक मात्रा में यहां से प्राप्त हुए और इतनी मात्रा में एक साथ ताम्र उपकरण ये प्रथम बार मिले हैं। ये ऐसा स्थान है जहां इतने अधिक ताम्र उपकरण एक साथ प्राप्त हुए हैं। तो यहां से एक महत्वपूर्ण चीज निकल कर आएगी, इतने ताम्र उपकरण, इतने ताम्र उपकरण, इतने ताम्र उपकरण एक साथ, इतने ताम्र उपकरण एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में प्रथम बार प्राप्त हुए हैं। पहले कभी नहीं मिले, प्रथम बार प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतने ताम्र उपकरण एक साथ किसी भी स्थान पर प्रथम बार प्राप्त हुए हैं और वो स्थान है कौन सा? गणेश्वर। अब देखिए जब यहां सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं तो जो यहां के जो लोग थे वो क्या बनाते थे? तांबे की वस्तुएं बनाते थे। तो दोस्तों यहां के जो लोग तांबे की वस्तुएं बनाते थे ना, जो तांबे के उपकरण बनाते थे, इन उपकरणों में 99% तांबे का प्रयोग किया गया था। इन उपकरणों को बनाने में 99% तांबे का प्रयोग किया गया। 99% तांबे का प्रयोग किया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है
कि जब ये ताम्र उपकरण बनाए गए थे तो इन ताम्र उपकरणों को बनाने में जिस धातु का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था वो तांबा था। मतलब विशुद्ध रूप से तांबे के उपकरण थे ये। 99% तांबे का प्रयोग हुआ इन उपकरणों को बनाने में। यहां से एक बात निकल कर आती है कि यहां के लोग मिश्र धातु के बारे में नहीं जानते थे। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर उपकरण जो बनाए जाते हैं उनके बारे में नहीं जानते थे। ये लोग विशुद्ध रूप से तांबे को उपकरण बनाते थे, जिससे पता चलता है कि इन उपकरणों में कितना तांबा है, 99% तांबा है। इसका मतलब क्या है, यहां के लोग मिश्र धातुओं के बारे में नहीं जानते थे। यहां के लोगों को मिश्र धातुओं के बारे में, यहां के लोगों को मिश्र धातुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। यहां के लोगों को किसके बारे में जानकारी नहीं थी, मिश्र धातुओं के बारे में जानकारी नहीं थी। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर उपकरण बनाना यहां के लोग नहीं जानते थे। अब देखिए दोस्तों, एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में क्या प्राप्त हुए, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। इस कारण गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्र संचयी संस्कृति। ताम्र संचयी संस्कृति का मतलब है, क्या मतलब है कि तांबे के इतने भंडार, तांबे का इतना अधिक संचय और अधिक नहीं मिला है। तो आपसे पूछ लेगा निम्न में से किस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता में तांबे के बड़ी मात्रा में उपकरण मिले थे, इस कारण गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? उसके बाद देखें दोस्तों, जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं, उन ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है कौन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। इस कारण गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन होने के कारण, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन होने के कारण, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन होने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट है, किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब वो कंफ्यूजन करेगा एग्जामिनर, आपसे पूछेगा गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, गलत है। आहट सभ्यता को कहा जाता है क्या, ताम्रवती नगरी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, आहट सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, ताम्र संचयी संस्कृति से संबंधित कौन सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। तांबे के सर्वाधिक उपकरण एक साथ प्रथम बार किस सभ्यता से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। इसमें कौन कौन से तांबे के उपकरण हैं, जिनमें बाणाग्र, चूड़ियां, फरसे, भाले, तीर और मछली पकड़ने का कांटा प्रमुख है। तो दोस्तों ये बात थी यहाँ के ताम्र उपकरणों की। उसके बाद हम अगली विशेषता की बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता से और क्या क्या प्राप्त हुआ है। हम अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के मृद भांडों की, कि गणेश्वर सभ्यता में जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो किस प्रकार के हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ के मृद भांडों की। अगली विशेषता है और वो है मृद भांड। तो दोस्तों यदि हम यहाँ के मृद भांडों की बात करें, यहाँ के बर्तनों की बात करें, तो तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से हमें दो प्रकार के मृद भांड मिले हैं। पहले जो मृद भांड है वो पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति से संबंधित है। पूर्व हड़प्पा कालीन का मतलब है हड़प्पा से पहले, प्री हड़प्पन। अब मैंने आपको बताया था कालीबंगा में प्री हड़प्पन सभ्यता के अवशेष हमें मिले थे, 2 टीलों का उत्खनन किया गया था। तो दोस्तों यहां से हमें 2 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। जो पहला प्रकार है वो है पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति, पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के मृद भांड। और दूसरा है प्राचीन राजस्थानी संस्कृति, दूसरा है प्राचीन राजस्थानी संस्कृति के मृद भांड, प्राचीन राजस्थानी संस्कृति के मृद
भांड। तो कितने प्रकार के मृद भांड हैं? 2 प्रकार के मृद भांड यहां से प्राप्त हुआ है। पहला है पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के मृद भांड और प्राचीन राजस्थानी संस्कृति के मृद भांड हमें गणेश सप्ताह से प्राप्त हुए। दोस्तों इन मृद भांडों को एक विशेष प्रकार का नाम दिया गया है और यह नाम दिया गया है कृपा सुवर्णी मृद भांड। इन मृद भांडों को क्या नाम दिया गया है? कृपा सुवर्णी मृद भांड, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। किस सप्ताह के मृद भांडों को कृपा सुवर्णी मृद भांड कहा गया है? तो गणेश सप्ताह में 2 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं और इन मृद भांडों को दोस्तों क्या कहा गया है? कृपा सुवर्णी मृद भांड कहा गया है। उसके बाद दोस्तों यहां की एक विशेषता है जो हमें अन्य किसी स्थल से नहीं मिलती। तो हमें गणेश सप्ताह से मिट्टी के छल्लेदार बर्तनों के अवशेष, मिट्टी के छल्लेदार बर्तनों के अवशेष भी हमें कहां से मिले हैं? गणेश्वर सप्ताह से। तो मिट्टी के छल्लेदार बर्तनों के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? गणेश्वर सप्ताह से। तो ये थे दोस्तों गणेश सप्ताह के मृद भांड। 2 प्रकार के मृद भांड ने पूर्व हड़प्पा कालीन और प्राचीन राजस्थानी संस्कृति। मिट्टी के छल्लेदार बर्तनों के अवशेष इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिट्टी के छल्लेदार बर्तनों के अवशेष भी हमें कहां से मिले हैं? गणेश्वर सप्ताह से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम गणेश्वर सप्ताह की अगली विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, और अगली जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण विशेषता है। हम बात करते हैं भवनों की। भवनों की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, आहड़ में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां है कि गणेश्वर सप्ताह के भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है, यहां के भवन निर्माण में, यहां के भवन निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है? पत्थरों का। सुपर इंपॉर्टेंट है, पत्थरों का प्रयोग किया गया। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि किस सभ्यता स्थल के भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया गया है? तो गणेश सप्ताह के आपको भवन जो मिलेंगे उनके निर्माण में किसका उपयोग किया गया है दोस्तों? पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कहां हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग कहां हुआ है और पत्थरों का प्रयोग कहां हुआ है। तो पत्थरों का प्रयोग कहां हुआ है दोस्तों? गणेश सप्ताह के भवन में किसका प्रयोग हुआ है? पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थी गणेश सप्ताह। गणेश सप्ताह के सारे आयामों को हमने ध्यान से पढ़ा है दोस्तों। यहां से सवाल आते हैं, आपको याद रखना होगा गणेश्वर सप्ताह को ताम्र संचय संस्कृति और ताम्रविहीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहां से सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें 99% तांबे का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब है कि यहां के लोग मिश्र धातुओं के बारे में नहीं जानते थे। ये आपको पता है नीम का थाना तहसील में प्राप्त हुई है। इसका कालक्रम 2800 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। श्री रतनचंद्र अग्रवाल और विजय अग्रवाल द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। यहां जो मृद भांड प्राप्त हुए थे दोस्तों वो 2 प्रकार के मृद भांड थे। इन मृद भांडों को कृपा सुवर्णी मृद भांड कहा गया था। मिट्टी के छल्लेदार बर्तनों के साक्ष्य भी हमें गणेश सप्ताह से प्राप्त हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ के मकानों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया। दोस्तों ये थी गणेश्वर सप्ताह। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे YouTube चैनल कलाम इंस्टीट्यूट अलवर को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।